तो जनता की पुरजोर फरमाइश पर हम एक पहले वीडियो के साथ अपने हाजिर हैं, और जिसका पर्पस है जिसे मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम कहा जाता है, सिविल सर्विसेज, और स्पेशली इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स फेज को, जिसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना गया है वर्ल्ड में, उसे कैसे क्लियर किया जाए और उस एग्ज़ाम प्रोसेस में एलिमिनेशन का क्या रोल हो सकता है। अब जो लोग नए होंगे इस प्रिपरेशन में, उन्हें शायद एलिमिनेशन वर्ड पता नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आंसर नहीं जानते हुए भी उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया जाए, सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया जाए और गलत स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए। इस प्रोसेस को हम एलिमिनेशन कहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं इसे बताने के लिए एक बेहतर कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली 6 टाइम्स इस एग्ज़ाम को काफ़ी कंफर्टेबली क्लियर किया है, और इसके कारण मुझे 6 बार सिविल सर्विसेज मेंस लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो 17 से लगातार 2022 तक है, और इस दौरान मैंने 3 इंटरव्यू भी दिया है, 20, 21 और 2022 का। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज का एजेंडा क्या है? तो एजेंडा पहला तो यही है कि एलिमिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। एलिमिनेशन का इम्पोर्टेंस सिविल सर्विसेज में स्पेशली अदर एग्ज़ाम से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा इसलिए हो जाता है। इसके 2 कारण हैं। क्या 2 कारण हैं? पहला कि हमें सारा क्वेश्चन आता नहीं है 100 का 100, कितना भी आप पढ़ लें। जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा कि एक ChatGPT AI आया है, वो भी अराउंड 50 क्वेश्चन ही कर पाया। हम तो ह्यूमन हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं सारे क्वेश्चन? तो जितना भी आप एफर्ट लगा लें, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते कंपेयर टू अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम, SSC। मैक्सिमम आप 3-4 साल की पढ़ाई के बाद अच्छा मैक्सिमम 40 क्वेश्चन कर सकते हैं 100 में। तो इसलिए एलिमिनेशन का इम्पोर्टेंस है। सेकेंडली, UPSC के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं रेदर देन कि डायरेक्टली ऑप्शन दिए होते हैं 4, जिसके कारण हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एलिमिनेट करने के स्टेटमेंट को। इसे हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, परेशान ना हो। दूसरा, कभी कभी तो यही लगता है कि मतलब एलिमिनेट कर भी सकते हैं, बिना जाने हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ कोचिंग द्वारा फैलाया गया या प्रोपेगेंडा है, या कुछ टॉपर्स द्वारा। इसे ऐसे समझें कि कुछ कोचिंग अभी फी चार्ज करते हैं कि मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, और मतलब वो उस बहाने एलिमिनेशन के आड़ में पैसे भी मिंट कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और एक मतलब हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि जब मैच फिक्स हो तब सट्टा लगाना काफ़ी आसान है। तो ये पॉसिबल भी है बिना आंसर जाने हुए एलिमिनेट करना, या एक बार आंसर किया गया तो कोचिंग वाले मतलब आंसर जानते हुए कि अरे हाँ ऐसा सोच सकते थे, इस क्वेश्चन में ऐसा सोच सकते थे, कहीं वो तो नहीं चल रहा मार्केट में एग्ज़ाम प्रेशर में। क्या ये रियली संभव है आंसर तक पहुंचना बिना आंसर जाने हुए? दैट मीन्स कि एलिमिनेट करना। तो मैं इसका आंसर कहूँगा कि इसका जवाब, अगर किसी ने बुद्धा की फ़िलॉसफी को पढ़ा होगा तो बुद्धा के मिड मार्ग में है, इफ़ेक्टिव भी है और प्रोपेगेंडा भी है। मतलब ये कि इफ़ेक्टिव तब है जब आपके पास नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा हो। जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एलिमिनेशन परफेक्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज बेस कम है तो जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके निगेटिव होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन कोचिंग वाले उसे ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं कि बिना नॉलेज के भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेगेंडा का कंपोनेंट आता है। और अगर ऐसा होता कि बिना पढ़े हुए ही एलिमिनेट कर पाते तो फिर इतना सिरदर्दी करने की क्या ज़रूरत थी। हम 1 लाख 2 लाख कोचिंग वाले को देते, एलिमिनेशन सीखते, और मतलब झंडू बाम की तरह लो बन गई डॉक्टर, लो बन गए IAS।
तो यहाँ तक हम क्लियर रहें कि ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि मैंने ओवर द टाइम सिविल सर्विसेज की जर्नी में काफ़ी एलिमिनेशन टेक्निक को डेवलप किया है। जैसे जैसे मैं मॉक सोल्व करता था और सिविल रियल एग्ज़ाम में अपीयर होता था, और मुझे इसमें काफ़ी समय लगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कुछ समय इसमें सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस कड़ी में आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना होगा, काफ़ी चर्चित है, पंचामृत। मतलब पंचामृत लेने से क्या होता है कि भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है और हम अपने इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। तो उसी तर्ज पर मैंने प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 5 मंत्र बनाए हैं। मेरा 5 मंत्र रहा इस जर्नी में, जिसे मैं पंचामृत कहता हूँ, और इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहला इस दौर में है, इस मतलब 5 मंत्रों में से पहला मंत्र है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 100 के 100 क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो, क्या हिपोक्रेसी की सीमा है। अभी आपने बोला कि 40 क्वेश्चन से ज़्यादा तो किसी को आता ही नहीं है, तो हम सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब्र करो। अटेम्प्ट करने के 2 फायदे हैं सारे क्वेश्चन। पहला, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया मॉक में, स्पेशली अगर मैं मॉक की बात करता हूँ, तो ज़्यादा संभावना है कि उसके आंसर आपको याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी सोचा है, उससे कुछ भी सोचा है, कितना भी बाहियात एलिमिनेशन टेक्निक लगाया है, तो अगर आप एक बार उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ये संभावना बढ़ जाती है कि वो आपको याद रहे। दूसरा, एलिमिनेट जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जैसे जैसे आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और एलिमिनेशन के सही होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो सपोज मैं खुद का अगर एग्जांपल लेता हूँ, मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो अराउंड 70 ±2 करेक्ट होते थे। और अगर मैं सिर्फ नॉन क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता तो मैं 40 ही अटेम्प्ट कर पाता, तो 40 दूनी 80 नंबर आता। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। लेकिन मैं अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो मेरा 120 ±5 मार्क्स आया करता है सिविल सर्विसेज में। दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। पंचामृत में दूसरा अमृत है, ह्यूमन साइकी को समझना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं। और ह्यूमन साइकी से मेरा मतलब है कि, और एक इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स अभी के दौर में देखा गया है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा आया इंटरनेट के माध्यम से, हम चाहते हैं कि सब कुछ ले लें, सारी इन्फॉर्मेशन को हम ले लें। लेकिन अगर आप ह्यूमन साइकी को देखें, खुद के साइकी को, तो हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है। हम जो चीज़ें को बार बार देखते हैं उसे हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और अगर हम एक किताब को बार बार पढ़ते हैं तो उसका फ़ोटो मेमोरी हमारे दिमाग में आ जाता है। और जब हम स्ट्रेस सिचुएशन में भी, एग्ज़ाम हॉल में भी, जब उस स्टेटमेंट को उससे मिलता जुलता जो हमने बुक में पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्टली बुक का वो पेज याद आता है और हमें रिकॉल वैल्यू बेहतर होता है। तो इसलिए ह्यूमन साइकी को समझें। हालांकि जो ये 5 फार्मूला है, सेकेंड सबसे इजी लगेगा, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट है इसे कंट्रोल कर पाना, अपने इच्छाओं को, कि सोर्स को मिनिमाइज करना। आगे आगे जैसे हम अपने कड़ी में बढ़ेंगे समझेंगे कि और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स हमें रखना है। अगला अमृत है कि हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 100 क्वेश्चन को, उसे टेस्ट बॉल की तरह अटेम्प्ट करें और एक साइकोलॉजिस्ट की नज़रों से अटेम्प्ट करें। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट का क्या मतलब है और साइकोलॉजिस्ट का क्या मतलब है। टेस्ट क्रिकेट का मतलब है कि अगर आप एक बॉल खेले, अगर आपने एक बॉल में चौका मार दिया और उस मोमेंटम में आप कैरी हो गए, दूसरा चौका मारा, आपने सोचा कि अब मैं हर बॉल में लग रहा चौका मार दूंगा, तो चांसेस है कि अगले बॉल में कैच आउट हो सकते हैं।
और उसी तरह अगर एक बॉल टफ आया, 2 बॉल टफ आया, तो अब हो सकता है संभावना कि तीसरी बॉल भी आप ईजी बॉल को अच्छे से ना खेल पाए और ईजी बॉल पे आउट हो जाए। तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट का मतलब यहाँ सिंपली ये है कि हर बॉल को एक नया बॉल समझे और उस बॉल के मेरिट पे खेलें। होता क्या एग्ज़ाम हॉल में, जैसे ही 3-4 क्वेश्चन अगर टफ आया तो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है जनरल नॉर्मल पीपल का, और उन्हें लगता है कि पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अब तो इस साल नहीं हो पाएगा, अब अगले साल ट्राई करते हैं। तो अपने इमोशन को इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करें कि जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में ट्रांजिशन करें तो पीछे वाले इमोशन को पीछे ही छोड़ दें। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट का क्या मतलब? साइकोलॉजिस्ट का ये मतलब है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और हर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो आप ये समझें कि आपके सामने एक क्रिमिनल है और आप एक साइकोलॉजिस्ट है, और वो कंटिन्यूसली कुछ बयान दिए जा रहा है, और उसके बयान में कुछ स्टेटमेंट सही हैं, कुछ उसके स्टेटमेंट गलत हैं, और आपको अपनी पैनी नज़र रखनी है उस पर और उसको आपको कैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसने गलत बोला, कौन सा सही बोला। तो उसके इरादों और इंटेंशन को समझते रहें आप। तो यहाँ पर मेरा साइकोलॉजिस्ट का यही मतलब है, और मैं इसका मतलब आगे प्रयोग करके दिखाऊंगा साइकोलॉजिस्ट वाले पॉइंट का। क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स इज अ स्किल। अच्छा, स्किल और नॉलेज में क्या डिफरेंस है यार? स्किल का मतलब ये है कि स्किल एक ओवर द टाइम आता है और ये प्रैक्टिस के साथ आता है, और नॉलेज हो सकता है कि नॉलेज आपने मतलब क्विक टाइम में अचीव कर लिया या किसी ने आपको सिखा दिया, लेकिन स्किल खुद प्रैक्टिस करने से आता है। तो अच्छा, तो फिर यूपीएससी में स्किल कैसे डेवलप करेंगे? यूपीएससी में स्किल ऐसे डेवलप करेंगे कि अगर हम मल्टीपल मॉक्स सोल्व करते हैं तो उससे हमें यूपीएससी प्रीलिम्स सोल्व करने का एक स्किल डेवलप हो जाता है। इसे मैं ऐसे बताता हूँ कि मैं जब पिछले 3 अटेम्प्ट से इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे 1 वीक का टाइम मिलता है प्रीलिम्स तैयारी करने का, और मैं उस 1 वीक में मेनली करेंट अफेयर्स पढ़ पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ईजिली प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहा हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स मास्टर करने का स्किल डेवलप कर चुका हूँ, जिसके कारण मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आप भी स्किल हासिल करने की कोशिश करें, रेदर दैन कि सिर्फ बुक और इन्फॉर्मेशन के पीछे भागें। मॉक टेस्ट सोल्व करें, टेस्ट सीरीज सोल्व करें। सॉरी। और 5वां है कि आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट को सोल्व करके टफ क्वेश्चन के पीछे ना भागें। तैयारी हमेशा इजी क्वेश्चन की होती है, तैयारी हमेशा लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चन की होती है, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि 40 क्वेश्चन ही आते हैं लोगों को, तैयारी उस 40 क्वेश्चन की होती है। अरे यार, जब 40 क्वेश्चन की तैयारी होगी, 40 दूनी 80, कटअप तो 90-95 जाता है, फिर कैसे क्लियर होगा? इसी के लिए तो पीछे के 4 अमृत हैं। बाकी के 60 क्वेश्चन जो अननोन है और टफ है, उसके लिए हम स्किल डेवलप करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप करेंगे, टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलेंगे, साइकोलॉजिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, जो हमें 60 क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। यहाँ पर इशू ये है कि अगर आप 60 क्वेश्चन को चेंज करते हैं टफ वाले को, तो आप 40 भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 60 में टाइम काफ़ी लॉस कर देंगे और इजी वाला क्वेश्चन आपके दिमाग से फिर निकल जाएगा, जो ह्यूमन साइकी वाली जो पॉइंट थी सेकेंड वाली। तो इसलिए एक कहावत है ना घर के रहे ना घाट के। तो 60 जब आप चेंज करने जाएंगे तो आप 40 भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इजी क्वेश्चन के लिए पढ़ें, अपनी तैयारी इजी क्वेश्चन के लिए करें, और बाकी के 60 क्वेश्चन पीछे के जो 4 अमृत हैं उस पर छोड़ दें, वो उसे मैनेज कर लेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने पंचामृत के 5 अमृत समझ लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एक मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है, इवन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यूज करके हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं।
और इससे रिलेटेड बाकी के जो वीडियो हैं वो फ्यूचर लेक्चर में अदर एलिमिनेशन मेथड आते रहेंगे। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एक अभिषेक तिवारी का भी एलिमिनेशन का सीरीज आ रहा है। आप दोनों को एक साथ देखें ताकि आप एक होलिस्टिकली समझ पाएँ एलिमिनेशन टेक्निक को। साथ ही हम फ्यूचर में और दूसरे सीरीज सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें और साथ ही हमारे संभव टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें फ्यूचर अपडेट के लिए। तो जो मैं टेक्निक आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन टेक्निक, उसे मैंने नाम दिया है कॉइन फ्लिपिंग। कॉइन को उछालना, टॉस, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे तो टॉस करते थे, हेड या टेल आएगा। इससे मिलता जुलता मैं एक स्टोरी पहले सुनाना चाहूँगा। 12th में क्या था, जब मैं इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देता था, जेईई और ट्रिपल ई उस समय हुआ करता था, आईआईटी जेईई और ट्रिपल ई। उस समय मेरा एक दोस्त था, वो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन वो हर एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता था। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे अटेम्प्ट करते हो, तो वो बोला कि मैं बस सेंटर में एक कॉइन लेकर जाता हूँ, उसी कॉइन के सहारे मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ। मैंने कहा यार ये तो मतलब सीखने वाली कला है, एक कॉइन से कैसे सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिर उसने बताया कि वो कॉइन, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ा, उसने कॉइन उछाला, हेड आया, हेड का मतलब ए बी में से कोई आंसर है। अगर टेल आया तो सी डी में से कोई आंसर है। फिर दूसरी बार उछाला, अगर पहली बार हेड आ चुका तो ए बी में से, फिर उछाला, अगर हेड आया तो ए, टेल आया तो बी। इस तरह से वो कॉइन के सहारे ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था। तो उसी से मिलता जुलता एक एलिमिनेशन टेक्निक है कॉइन फ्लिपिंग। इसके अनुसार ये है कि जब हम कॉइन उछालते हैं तो दो ही संभावना होती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। सर लेकिन कभी कभी बचपन में हम उछालते थे तो कॉइन खड़ा भी तो रह जाता था, जिसे हमारे यहाँ तो अंट बोला जाता था। इस तरह से जिसमें कोई रिजल्ट ना आए, ना हेड आए ना टेल आए। लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और इस केस को हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए दरकिनार कर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि हेड या टेल ही आएगा। ठीक है। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि अगर आपसे कुछ इस तरह के दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक ना एक को सही होना ही है और दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला कि इस स्पेशल केस कॉइन वाले को छोड़ दें तो कोई ना कोई एक टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों एक साथ नहीं आएगा। और इसी बेसिक प्रिंसिपल का हम अगले क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अच्छा, इतना आसान है क्या? देखते हैं। और ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2018 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और इस पे हम इस कॉइन फ्लिपिंग टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स। मतलब ह्यूमन कैपिटल बेटर कॉन्सेप्ट है, इसके कारण क्या हमें मदद करता है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। यहाँ कैपिटल का मतलब है मनी, मशीनरी से। तो ये कंट्री को मदद करता है कि वो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाए। सेकेंड, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो उस कंट्री के पीपल के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, स्किल होगा, कैपेसिटी होगा। अच्छा, थर्ड, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ एंड फोर्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। अब मैं यहाँ पर टेंजिबल और इंटेंजिबल का क्विकली मैं एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा। इसे ऐसे समझें, ये टर्म आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी यूज होता है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर टर्म आता है टेंजिबल कल्चर, इंटेंजिबल कल्चर। तो टेंजिबल मतलब होता है जिसे हम छू सकें, इंटेंजिबल मतलब हम जिसे छू नहीं सकें, फील कर सकें। जैसे टेंजिबल कल्चर क्या है, जैसे मंदिर है, पेंटिंग है, इसे हम छू सकते हैं, तो ये टेंजिबल कल्चर है। इंटेंजिबल क्या है, जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे म्यूजिक है, डांस है, ये इंटेंजिबल कल्चर है हमारा। ठीक है।
उसी तर्ज पर यहाँ पर इंटेंजिबल वेल्थ, टेंजिबल वेल्थ, टेंजिबल मतलब मनी, तो वो टेंजिबल वेल्थ हो गया। इंटेंजिबल वेल्थ मतलब स्किल हो सकता है, आपके पास कोई स्किल है, जैसे कोई कारीगर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उसका इंटेंजिबल वेल्थ है। ठीक है, अब ध्यान से थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अच्छा, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम भी कहते हैं। या तो टेंजिबल वेल्थ हो सकता है या इनटेंजिबल वेल्थ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। और सिंस ये मतलब कुछ कुछ ऑप्शन कॉइन फ्लिपिंग टाइप की है कि एक ना एक तो होगा ही, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में या तो टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा। बात तो सही है। तो इस हिसाब से 3-4 तो एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तो बताया कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। और इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में 3 और 4 दोनों दिया हुआ है। बात तो सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, डी नहीं होगा, ए बी सी में से होगा। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल ये भी कहता था कॉइन फ्लिपिंग का कि एक ज़रूर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा, हेड या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा लेकिन एक जरूर आएगा। तो इसका मतलब 3-4 में से एक होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ए बी सी में से सिर्फ सी में ही है जो 4 है, 3 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अरे इतना आसान था क्या? मतलब सी आंसर है बिल्कुल। तो ये यूपीएससी ने जानबूझ के ऐसा दिया है या संजोग है? मुझे तो लगता है कि ये एक महज संजोग है, और जो भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा उतना सोचा नहीं होगा ऑप्शन के ऊपर। और इस क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा कि बिना 1 और 2 ऑप्शन जाने हुए, 1 और 2 स्टेटमेंट जाने हुए, सिर्फ थर्ड और फोर्थ में हमने ये समझा कि ये एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है, हम आंसर तक पहुँच गए। और इस टाइप के एक मिनिमम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में होते ही है। अब एक हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज का ज़रूरत होगा। इसमें बिल्कुल भी नॉलेज का ज़रूरत नहीं था, बस हमें ये समझना था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। FRBM Fiscal Responsibility and Management Review Committee reports has recommended a debt to GDP ratio of 60% of combined state and central government. Second, central government has domestic liability of 21% of GDP as compared to 49% GDP of a state government. और थर्ड है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it is mandatory for a state to central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability to latter. अब इसमें देखिए कुछ हमें प्रायर नॉलेज की ज़रूरत है। पहला कि हो सकता है जो नए हैं यहाँ पर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उन्हें FRBM नहीं पता हो, तो मैं क्विकली से बता देता हूँ कि FRBM एक एक्ट है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, जिसके तहत गवर्नमेंट को वो चेक में रखता है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा डेट गवर्नमेंट ना ले। अब इसका क्या पर्पस है इसे हम अपकमिंग वीडियो में समझेंगे। और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये 60% के अराउंड होता है, जिसमें 40% सेंटर का होता है और 20% स्टेट का होता है। थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जिसे FRBM कहता है कि ये 60% के आसपास होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट या तो आप एज्यूम कर सकते हैं सही है, या आपको पता होना चाहिए। और मतलब जनरली एक एवरेज स्टूडेंट को अगर सिविल सर्विसेज का 6 महीने से तैयारी कर रहा है, और ख़ासकर कोविड के बाद जैसे डेट बर्डन काफ़ी बढ़ गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये न्यूज़ में आता था हमेशा कि इतना डेट टू GDP रेशियो है, तो ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर हमें पता है, या फिर नहीं भी पता, अगर आप फर्स्ट को रिस्क लेना चाहते हैं कि फर्स्ट को आप सही मानते हैं और 2 भी उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट है, तो आप 2 को भी सही मान सकते हैं या फर्स्ट को सही मानते हैं। अभी के लिए मैं फर्स्ट को सही मानता हूँ। तो अगर आप सेकेंड को पढ़ेंगे तो सेकेंड बोल रहा है कि 20% सेंट्रल का है और 49% स्टेट का है। ये फर्स्ट और सेकेंड कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब फिर से कॉइन वाली बात आ गई कि एक को सही मानेंगे तो दूसरा गलत हो जाएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एक तो सही होगा।
यहाँ पर सिंस फैक्चुअल है, दोनों भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो रिस्क लेते हैं, तो जनरल रिस्क की टेंडेंसी यहाँ पर ये है कि एक को हम सही मानेंगे, एक स्टेटमेंट को फर्स्ट या सेकंड में से, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकता क्योंकि फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है। और अगर आपको एडिशनली यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको है कि एक सही है, तो बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब बचा ए और सी। ए और सी में से 1 दोनों में है। और तीसरा, आप जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, वहाँ पर ये मेंशन है कि अगर स्टेट पहले से कोई लोन ले रखा है तो उसे सेंटर की परमिशन चाहिए फर्दर लोन लेने के लिए। तो इस हिसाब से हम आंसर सी पे पहुँचते हैं। हालांकि अगर आप सी नहीं, थर्ड स्टेटमेंट नहीं भी जानते तो आप 2 चॉइस के साथ आप बचते हैं, ए और सी के साथ, जिसमें आप, मुझे लगता है कि रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए जब आपने 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया है। यही तो मतलब हमें एलिमिनेशन से सीखने को मिलता है। तो ये था कॉइन फ्लिपिंग टेक्निक। बाकी भी हम फर्दर टेक्निक्स आगे डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम से हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं धारावाहिक की अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।